नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन कुमार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम गणित के कुछ प्रश्नों को देखेंगे, उनका पूरा विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से इनको हल किया जा सकता है। तो आज का पहला सवाल है कि रमेश के पास 50 रुपया तथा 100 रुपये के कुल 85 नोट हैं। यदि उसके पास कुल धन 5000 है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? ऑप्शन ए 72, 70, 42 या 76। अब देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि टोटल 85 नोट है। अब ये नहीं मालूम कि 100 का कितना, 50 का कितना, लेकिन इनका टोटल वैल्यू जो दिया हुआ है ये 5000 टोटल वैल्यू है। 85 नोट वैल्यू 5000। हमसे पूछा जा रहा है कि 50 रुपये के कितने नोट हैं। यदि हम मान लें कि ये 85 का 85 नोट, टोटल जो 85 नोट है वो 100 रुपये का है। यदि ये सारा नोट 100 रुपये का होता तो इसका वैल्यू कितना होता? 100 इंटू 85 इक्वल टू, आराम से समझना है कि यहाँ दिया गया है 85 नोट जिनका वैल्यू 5000 और पूछा जा रहा है 50 रुपये के कितने नोट। हमने सभी 85 नोट को मान लिया कि वो 100 रुपये के नोट हैं। यदि सभी नोट 100 रुपये के हैं तो इनका कुल मूल्य जो होगा, टोटल वैल्यू 8500 होगा, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है वो 5000 है। मतलब कि ये जो वैल्यू दिया गया है ये 3500 कम है। 3500 कम है। इसका रीजन ये है कि इसमें कुछ 50 के नोट हैं। यदि 50 का एक नोट होता, देखिए यहाँ एक 100 का नोट है, एक 50 का नोट है, तो इसमें डिफरेंस कितना है? 50 रुपये का। अब ये हमें पता करना है कि 3500 का डिफरेंस कितने नोट में आएगा। तो 3500 बाई 50, इसको सॉल्व करेंगे तो ये टोटल 70 नोट, ये हमारा आंसर है। यदि इस क्वेश्चन को हम इक्वेशन से बनाना चाहें तो इक्वेशन से भी बनेगा। आइए देखते हैं इक्वेशन से किस तरह बनेगा। इक्वेशन से हमें मानना पड़ेगा कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू एक्स हम मान लिए। तो जब 50 रुपये का एक्स नोट है तो 100 रुपये का कितना नोट होगा? इसलिए 100 रुपये के नोट की संख्या इक्वल टू, हमें यहाँ टोटल दिया हुआ है कि टोटल 85 है, एक्स मान लिए 50 का, तो ये 100 वाला कितना होगा? तो 100 वाला नोट जो होगा 85 माइनस एक्स। अब आगे यही हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि इनका टोटल मूल्य कितना होगा। तो एक्स नोट 50 रुपये का, तो इसका वैल्यू जो होगा 50 इंटू एक्स यानी 50x, और जो 100 रुपये का नोट है इसका संख्या 85 माइनस एक्स है इक्वल टू 5000। इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। 50x प्लस 8500 माइनस 100x इक्वल टू 5000। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा माइनस 50x इक्वल टू 5000 और 8500 इधर माइनस हो जाएगा 5000 माइनस 8500। तो x बराबर जो होगा इधर आया 3500 माइनस में और बटा माइनस 50, ये माइनस माइनस कैंसिल और ये जो वैल्यू आएगा 70। ये इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व करने के बाद, लेकिन यदि हम मान लेते हैं कि हमें 50 का निकालना है, हमने 100 रुपये के नोट माना कि 100 रुपये के सभी नोट हैं, तो इनका वैल्यू जो होगा 8500 होगा। अब ये वैल्यू कितना ज़्यादा हो रहा है? 5000 से ये 3500 अधिक हो रहा है। ये वैल्यू एक नोट होने पर 50 रुपये अधिक होता तो कितना नोट में 3500 अधिक होगा? तो ये 3500 से डिवाइड कर देंगे, ये 70। इस तरीके से आप इसको भी शॉर्ट में बना सकते हैं, या ये सॉल्यूशन आप बिना पेन के भी कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक डिब्बे में 56 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है?
जब भी लंबा क्वेश्चन दिखे तो डायरेक्ट यहाँ पर पहले फोकस जाना चाहिए कि आखिर हमें निकालना क्या है। तो हमें निकालना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। अब इस डिब्बे में टोटल जो वैल्यू है, देखिए दिया हुआ क्या क्या है, दिया हुआ है टोटल वैल्यू 56 रुपया, मतलब सिक्कों का कुल मूल्य दिया हुआ है 56 रुपया। सिक्के कौन कौन से हैं, तो सिक्के 1 रुपया, 50 पैसे, 25 पैसे। देखिए 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे, ये सिक्के हैं। अब यदि इनका हम वैल्यू का रेशियो लिखते हैं तो ये वैल्यू का रेशियो जो होगा 4:2:1, मतलब 1 रुपया में ये 100 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपये को इस तरीके से आप समझिए कि ये 100 पैसा है। तो 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे का ये रेशियो हो सकता है, तो हमने ये रेशियो लिखा। ये किसका मूल्य है, ये सॉरी रेशियो किसका है, तो वैल्यू पर कॉइन, मतलब कि एक सिक्के का जो मूल्य है, एक सिक्के का जो कीमत है उसका ये रेशियो। अब आगे जो दिया हुआ है इनकी संख्या, कह रहा है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी, मतलब कि 1 रुपये का जो सिक्का है वो कहीं ना कहीं 4 के फॉर्म में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। ये इसको ध्यान में रखना है कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, मतलब 50 पैसे का सिक्का अगर 4 है तो ये 1 है और ये 2 है। इस लाइन से कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी। 25 पैसे के सिक्के 2 हैं तो 50 पैसे का 4 हुआ, और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी, 1 रुपये का सिक्का 1 है तो ये 4। बस यही हमने रेशियो लिखा और ये टोटल सॉल्व हो गया। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 4, 8 और ये 2। अब आप पूछ रहे होंगे कि मल्टीप्लाई क्यों किया। देखिए यहाँ जो वैल्यू है वो एक कॉइन का है, और ये जो रेशियो है सेकेंड लाइन में ये नंबर ऑफ कॉइन है, सिक्के का मूल्य और ये सिक्के की संख्या। तो ये जो हमको निकल के आया ये कुल मूल्य। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, उसका जो वैल्यू है वो 4 के रेशियो में 4 है, और इसका संख्या का जो रेशियो है वो 1 है। अब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दिए तो आया 4 और ये हुआ 8, ये 2, और इसी का जो कुल मूल्य दिया हुआ है 56, मतलब ये हुआ कि रेशियो 14 का जो वैल्यू है ये 56 है। हमें पूछा जा रहा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो रेशियो 8 का जो वैल्यू होगा ये होगा 32। इस तरीके से 14 का वैल्यू 56 है, रेशियो 1:56/14 तो जब 8 का निकालेंगे 32, लेकिन ये 32 मेरा क्या आया, मूल्य आया। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य है ये, हमसे पूछा जा रहा है संख्या क्या है। 1 रुपया में 2 सिक्का होता है, तो 32 रुपया में भी 64 सिक्का होगा आंसर। इस तरीके से आप शॉर्ट में इस तरीके से बना सकते हैं। हम आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं तो आप पूरा इसे जल्दी लिख सकते हैं। ये जो केवल रेशियो है, केवल इसको मल्टीप्लाई किए और वैल्यू आ गया। दूसरा, यदि इसको इक्वेशन से सॉल्व करना चाहें तो इक्वेशन से भी ये सॉल्व होगा, जो जनरली हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। देखिए हम इसका मानेंगे, माना कि अब इसमें हम जो पहले माने, लेकिन एक 4 गुना है, एक 2 गुना है, इस तरीके से हमको मानना होगा कोई भी नंबर कि वो 4 का और 2 का मल्टीपल में आए। हम यदि मानते हैं कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या इक्वल टू 4x। 4x मानने से हमारा सिंपल ये वर्ड में आएगा, या यदि हम इसको x मानते हैं तो अगला जो वैल्यू होगा वो x/2 और x/4 के फॉर्म में होगा। इसीलिए हमने जो यहाँ 4 गुना दिया हुआ है
कि 50 पैसे वाला 4 गुना, तो ये वैल्यू 4x। तो 1 रुपये का कितना सिक्का होगा, 1 रुपये से 4 गुना है तो 1 रुपये का, ये 50 पैसे का 4x, 1 रुपये का x, और 25 पैसे के सिक्कों से दुगना तो 25 पैसे वाला 2x। अब इनका जो वैल्यू होगा, 50 पैसे का 4x कॉइन है तो इनका वैल्यू जो हुआ 2x, और 1 रुपये का जो x कॉइन है तो इसका वैल्यू हुआ x, और 25 पैसे का 2x कॉइन है तो 2x इंटू 25 पैसे को यदि 1/4 रुपया लिखेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा x/2 आएगा। ये जो वैल्यू आ रहा है मेरा x/2, ये सब मूल्य में आ रहा है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, 2x प्लस x/2 इक्वल टू 56। यहाँ से जो नंबर आएगा 2 और 1 3, 7x/2 इक्वल टू 56। तो x बराबर 56 इंटू 2/7, 8 2 जा 16। ये हम क्या माने हैं, ये तो x मेरा 1 रुपये का सिक्का है, हमसे 50 पैसे का पूछा जा रहा है, तो 50 पैसे का 4x बराबर 16 इंटू 4 इक्वल टू 64। इस तरीके से इक्वेशन में ये 3 फॉर्म आएगा। हमने इसी को रेशियो में बनाया, ये 1 रुपया 50 पैसे। अब इसको यदि हम यहाँ रेशियो में लिखेंगे तो ये वैल्यू का रेशियो हुआ और ये टोटल मूल्य निकल आया। दोनों एक ही चीज़ है, केवल अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। ये सॉल्यूशन जल्दी हो सकता है इससे। एक छोटा सा बहुत आसान सवाल है कि किसी संख्या को 119 से भाग देने पर 33 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। एक नंबर है कोई भी जिसको 119 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 33 आ रहा है। अब पूछा जा रहा है कि इसी नंबर को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए 17 इसका एक फैक्टर है, 17 गुने 7 119 होता है। अब फैक्टर होने का मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर 119 से पूरा पूरी कटेगा वो 17 से भी कटेगा। जैसे 119 कट रहा है, इससे 238 कट रहा है, 119 दूनी 357 कट रहा है, तो ये सभी नंबर 17 से भी डिवाइड होंगे। ये 14 बार में कटेगा, ये 21 बार में कटेगा। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि ये नंबर जो है इसमें 33 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसको डिवाइड करने पर 17 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 17 से हम केवल 33 इसको डिवाइड करेंगे तो 17 एकम 17, यहाँ बचेगा 16। यही मेरा आंसर। केवल जो रिमाइंडर आ रहा है उसी को चेक करना है। अब इसको हम यहाँ पर इस तरह से भी देख सकते हैं प्रूफ के तौर पर, यदि किन्हीं को बिलीव नहीं है तो ये देखिए एक नंबर ये है, उसके बाद अगला नंबर ये होगा 271। ये सारे में हम जब भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी रिमाइंडर ये 15 बार में कटेगा, 255 16 रिमाइंडर। अब अगला सवाल देखते हैं। ये दिखने में बड़ा लेकिन बिल्कुल आसान सवाल कि संख्या में इकाई स्थान पर क्या होगा, यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यूनिट डिजिट में है 7 और यहाँ पर भी यूनिट डिजिट में है 7, एक प्लस में एक माइनस में और दोनों का पावर भी सेम है। तो इसका जो वैल्यू आएगा हमें फाइंड नहीं करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, लेकिन ये जो वैल्यू यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, एक प्लस आएगा एक माइनस में आएगा, दोनों सेम वैल्यू होगा वो जितना भी हो। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, जिसका वैल्यू तो हो जाएगा 0 और बचेगा ये नंबर कि इसमें यूनिट डिजिट पर क्या आएगा। यहाँ 1 है, 1 का पावर कुछ भी करेंगे तो यूनिट डिजिट पर 1 आता है। ये इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा। 7 है तो 7 का इस तरह से होता है, 7 इंटू 7 किए तो ये 49 आया, इंटू 7 करेंगे या 2401। यदि आपको ये नहीं याद होता है तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। 7 7 7 49, 7 7 या 49। नेक्स्ट टर्म में हम 9 इंटू 7 करेंगे तो यहाँ 63 आएगा। अब 3 इंटू 7 करेंगे तो 21 आएगा। तो ये जो यूनिट डिजिट पर जो वैल्यू आ रहा है वो सेम ही आएगा और यही वैल्यू आता है 7 टू द पावर 1 तो 7 7 स्क्वायर तो 9, 7 क्यूब
3, 7⁴, तो यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। अब हमें इस नंबर को जो पावर है 1999, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 रिमाइंडर आएगा। ये यदि ये 2000 वैल्यू होता तो पूरा पूरी कट जाता, तो 2000 में एक कम है, मतलब कि ये रिमाइंडर इसका 3 आएगा। अब 7 का जो पावर 3 है इसका वैल्यू आप यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 7 क्यूब, यहाँ पर भी 3 है, तो ये वैल्यू 3 + 1 - 3। यदि हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक जाना होगा, लेकिन हमें दिख रहा है कि एक प्लस में एक माइनस में है, तो दोनों वैल्यू कैंसिल, बचा 1 का पावर 999, और उसका वैल्यू 1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 आएगा यूनिट डिजिट पे। अगला क्वेश्चन ये थोड़ा सा समझने वाला है, ज्यादा नहीं, कि एक संख्या को 19 से भाग देने पर भागफल और शेष का अंतर 9 है, तो संख्या क्या है। अब यहाँ पर जो आता है वो होता है भागफल, यहाँ वाला होता है शेष। अब सवाल में यही दे रहा है कि 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 आ रहा है। तो हमारा नंबर कौन कौन सा है, कौन सा नंबर हो सकता है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यदि हम देखें तो ये जो नंबर है 361, 19 स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर 361, मतलब ये हुआ कि ये पूरा पूरा कटता है 19 से, और सारा नंबर इसी के अगल बगल में है। ये जो है 19 स्क्वायर + 9 है। ठीक इसी तरीके से इससे 10 ज़्यादा ये नंबर है, 19 स्क्वायर + 10 है। इसमें कोई फार्मूला नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आराम से इसको देखना है कि ये नंबर कितना है। 19 स्क्वायर + 10 है 371, मतलब कि ये 19 से यदि हम इसमें डिवाइड करेंगे 371 में, तो ये 19 बार में 361 आएगा, और यहाँ पर जो ये डिफरेंस होगा ये 9 का, तो ये हमारा आंसर। ये सवाल है कि 25 का पावर 125 गुने 4 का पावर 124 को हल करने पर अंकों की संख्या क्या होगी। यहाँ नंबर ऑफ डिजिट पूछा जा रहा है कि इसका जो हल होगा उसमें कितने अंक होंगे। देखिए ये क्या है मेरा, 25 का पावर 125 गुने 4 का पावर 124। अब यहाँ देखते हैं कि पावर 125 है, यहाँ पावर 124 है। यदि हम इसको इस तरीके से लिख दें कि 25 का पावर 1 इंटू 25 का पावर 124, इसको लिख दिए, इंटू 4 टू द पावर 124। अब यहाँ बेस भी सेम, सॉरी बेस अलग अलग है, लेकिन पावर दोनों का 124 है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 25 का पावर 125 इंटू 25 इंटू 4, तो 100, 100 का पावर 124, या 100 को यदि हम लिखें 10 स्क्वायर इंटू 124, तो ये इस तरीके से 25 इंटू 10 टू द पावर 248। मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ इतना लंबा ताकि आपको आसानी से समझ में आए, बाकी कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहीं से ये लाइन पर आ सकते हैं कि ये नंबर 25 है, ये 4 है, यहाँ पर पावर 125 है, यहाँ पर पावर 124 है, तो ये 25 तो इधर बच जाएगा, और 25 चौके 100 का पावर 124। अब 100 का पावर 124 है, मतलब कि 124 बार 00 आएगा, 00 124 बार आए, या इसको इस तरीके से हम शॉर्ट में लिखें। अब ये पूछा जा रहा है कितना अंक होगा, तो 2 अंक तो यहाँ पर है, और इस 2 अंक के ऊपर ये जो 0 है ये 248 बार 0 आएगा, और ये 2 अंक है, तो 250, 48 + 2, 250 डिजिट आएंगे इसमें। इसको आप दूसरा इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये 25 को हम इस तरीके से कर दें 5 स्क्वायर, और इसको हम कर दें 2 स्क्वायर 124। ये शायद आपको ज़्यादा आसान लगेगा। अब यहाँ 5 स्क्वायर किए
तो इसको इस तरीके से हम 5 का पावर 250 इंटू 2 का पावर 248, जब हम 5 और 2 के फॉर्म में लाते हैं तो वहाँ से हमको 10 मिल जाता है। मतलब कि यहाँ 5 स्क्वायर इधर बचा और 5 का पावर 248 और ये 2 का पावर 248, तो इसको इंटू करेंगे तो 10 का पावर 248। इसका मतलब ये हुआ कि 248 जीरो। यदि कोई नंबर है मेरा 5 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर करते हैं तो 5 का पावर 25 और 10 स्क्वायर मतलब क्या हुआ 100, तो 2500 ये वैल्यू होता है। मतलब कि ये 10 का पावर 2 था तो 2 जीरो बढ़ा, तो 10 का पावर 248 है तो 248 जीरो बढ़ेगा। तो 248 जीरो और 25 ये पूछा जा रहा था नंबर ऑफ डिजिट कितना, टोटल 250। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 की गुणक है। 11 का गुणक का मतलब कि कौन सी संख्या में 11 से भाग लग जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम इसको पेयर में देखते हैं कि ये नंबर में, तो 44 कट जाएगा, 55 कट जाएगा, 73 11 से नहीं कटेगा। यहाँ कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा केवल एक ही पेयर में। इसका मतलब कि ये 11 से नहीं कटने वाला। यहाँ पर जो नंबर है, सॉरी ये 23 है, 11 23 44, 11 23 44। अब ये 11 कट रहा है, 44 कट रहा है, 23 नहीं कट रहा है। यहाँ +1 रिमाइंडर आएगा तो ये भी नहीं कटेगा। इस नंबर को यदि देखें तो ये 88 होता तो कट जाता पूरा, मतलब कि यहाँ -2, यहाँ पर भी -2, 99 पूरी तरीके से कट जाता, और ये 59 है तो 54 5 कटता है, 55 से 4 ज़्यादा, तो ये नंबर कटेगा। इसको यदि देखें हम तो 11 9 99, 99 होता तो ये कट जाता, लेकिन 99 से 3 कम। ये नंबर 88 होता तो कट जाता, ये 55 होता तो कटता, तो यहाँ +1। ये जो जितना रिमाइंडर है ये सब जोड़ के 0 होना चाहिए, या कहीं रिमाइंडर आए ही नहीं, या फिर यहाँ देखिए जैसे ये 4 था, ये -4 आया 0। और दूसरा जो मेथड हमें बताया गया, जैसे ये नंबर 869759, इसका एक बेसिक मेथड ये है कि 9 7 8 अल्टरनेट नंबर को जोड़ना है, तो उसमें गलती हो जाता है कहीं कहीं। अब यदि हमने यही एरो 8 पर लगा दिया, यहाँ देखेंगे तो 6 + 7 + 9 अल्टरनेट नंबर का जो सम होगा उनका डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पर देखें 5, सॉरी ये बार बार मैं इसीलिए इस तरीके से कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट के साथ भी इसी तरह का प्रॉब्लम होता है कि 5 + 9 + 8, देखिए इसका सम क्या होता है, 6 7 13 9 22, 5 9 14 और 8 22, इनका जो डिफरेंस हुआ ये 0 हुआ। और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर फाइंड किया, एक बार फिर से देखते हैं ये कि जितने नंबर होंगे उसमें हम डबल डबल का पेयर बनाएंगे, 2 का जोड़ा लगाएंगे और उस पेयर में 11 से डिवाइड करेंगे। हमें अल्टरनेट पेयर नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट पेयर बनाना है। यदि इस नंबर को देखें तो ये 88 होता तो कट जाता, यहाँ रिमाइंडर -2, रिमाइंडर प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। देखिए ऊपर हम नेगेटिव रिमाइंडर ले रहे हैं, नीचे हम पॉजिटिव वाला ले रहे हैं कि अगर ये 88 में कटता तो -2 रिमाइंडर, और ये अगर 77 में कटता तो 9 रिमाइंडर। दोनों से आंसर आएगा, रिमाइंडर आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ अगर ये 99 होता तो -2, और अगर 88 कटता तो +9, 9 + 9 2 रिमाइंडर आया। अगला यहाँ देखते हैं कि ये 55 कटता तो यहाँ पर 4 रिमाइंडर, और यहाँ पर भी 4 रिमाइंडर, तो ये -2 -2 -4 + 4 = 0। या यदि हम इसको 66 मानते तो ये -7 होता,
तो ये आपका -11 सब जोड़ के, मतलब जितना भी पेयर आएगा उसमें जो भी रिमाइंडर बचता है उसका सम 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 3422213 डैश डैश में डैश के स्थान पर कौन से अंक लिखे जाएं जिससे नई संख्या 99 से विभाज्य हो जाए। यहाँ ये खाली जगह दिया हुआ है और ये कह रहा है कि ये टोटल नंबर जो है वो 99 से विभाज्य है। और 99 से भाग लगने का मतलब हुआ कि नंबर में 9 और 11 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 9 × 11 = 99। मतलब ये हुआ कि जो नंबर 9 से भी डिवाइड हो रहा हो और 11 से भी डिवाइड हो रहा हो वो 99 से डिवाइड होगा। अब 9 से डिविजिबिलिटी का जो रूल है वो ये कहता है कि जितने भी नंबर हैं उनके डिजिट सम मतलब अंकों का कुल योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जितना नंबर दिया है 1 9 10 3 7 10 4 6 10 5 5 10, इसका ये मतलब हुआ कि ये नंबर हम कुछ भी यहाँ रख दें डिजिट सम में कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है। जो डिजिट सम इसका भी फिक्स है इसका भी फिक्स है कुछ नंबर, तो डिजिट सम सबका जो आएगा वो तो सेम ही आएगा। किसी भी नंबर को रखें, हमें चेक करना है 11 की डिविजिबिलिटी। इस नंबर में 3 4 2 2 1 3। अब यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में देखे थे, दो दो का पेयर बनाना है। तो यहाँ पर ये 3 पेयर दिख रहा है, आगे का मुझे नहीं मालूम। अब इस 3 पेयर में देखते हैं तो यहाँ जो रिमाइंडर बचेगा सर, सॉरी +1, 11 × 33, ये 22 पूरी तरह से कट जाएगा। और ये यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा -1, ये अगर 22 होता तो ये पूरी तरीके से कटता, लेकिन 22 में एक कम है, इसका मतलब कि -1 रिमाइंडर है। यदि हम इसको यहीं तक रखें 21 तक, इस पार्ट को यदि हम देखें तो ये जो पूरा नंबर है 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इधर वाला पार्ट है वो भी 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। अब आगे जो वैल्यू बनता है मेरा यहाँ 3 है, 1 9 3 3 7 3 4 6 और 3 5 5। इसमें यदि देखें तो ये 33, 7 इधर बचता है नहीं कटेगा। ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से कट रहा है, पूरी तरीके से कट जा रहा है। देखिए 11 2 22 और ये इसको इस तरीके से आप देखें कि 11 3 30। अगर ये 330 होता तो पूरा पूरी कट जाता है 11 से, इसमें 11 कम है 319 है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 19 आएगा। अब इसको आप हर तरह से चेक कर सकते हैं। यदि हम डिजिट सम देखें 3 4 7 2 9, 9 2 11 2 13 1 14 3 17 1 18 और 9 27 हुआ। ये 9 से कट जा रहा है। या डिजिट सम में जहाँ पर भी 9 आता है वहाँ पर आपको छोड़ देना है, उसको काउंट नहीं करना है। जैसे ये पेयर हुआ 3 4 2, ये 9 हो गया, 9 को हटा देना है। 2 2 4 1 5 3 8 और 1 9 और इधर का ये 9, मतलब टोटल जो वैल्यू आ रहा है वो 9 9 ही आ रहा है, तो वो 9 से डिवाइड होगा। 11 से यदि चेक करें तो यहाँ तो हमने चेक करके देखा। और जो दूसरा थ्योरम है 3 4 2 2 1 3 1 9, इसमें अल्टरनेट पेयर 1 3 2 2 3, तो इसका जो सम होगा 3 2 5 2 7 7 3 10 और 9 19, और इधर का सम 4 2 6 1 7 और 1 8 19 - 8 = 11। ये 11 से डिवाइड है। और जबकि हमने यहाँ इसको डायरेक्ट पेयर में देखा कि 11 से किस तरीके से कोई संख्या की डिविजिबिलिटी चेक किया जा सकता है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2 का पावर 125 - 2 का पावर 124
माइनस 2 का पावर 123 इंटू 3 का पावर 125, 124 से माइनस में है। मैं अंतिम स्थान पर शून्य की संख्या होगी, लास्ट डिजिट में कितना जीरो होगा वही पूछा जा रहा है। अब इस सवाल में होता क्या है कि हम ये देखते हैं कि जहाँ पर 2 हो और 5 हो, ये दोनों जब इंटू में होते हैं तब एक जीरो बनता है 5 और 2 से। तो यहाँ 2 दिख रहा है लेकिन 5 कहीं नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक भी जीरो नहीं होगा। लेकिन देखिए इसमें जीरो कहाँ पर है, इसमें यदि हम 2 का पावर 123 कॉमन ले, 2 का पावर 123 कॉमन, तो यहाँ बचा 2 स्क्वायर माइनस 2 का पावर 1 और यहाँ बचेगा -1 इंटू 3 का पावर 123 कॉमन, तो 3 स्क्वायर माइनस 3 का पावर 1 -1 इक्वल टू 2 का पावर 123 5 2 2 ज़ा 4 -2 -1, इसका मतलब ये हुआ 2 स्क्वायर 4 होता है, 4 -2 -1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 3 का पावर 123 3 स्क्वायर 9 -3 -1 इंटू 5। अब यहाँ पर देखिए 2 का पावर 123 है और यहाँ एक 5 है, तो ये 5 और 2 मिल के एक जीरो बनाएगा, इसका राइट आंसर 1, इसमें एक जीरो होगा। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 9 गुना है। एक संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दो नंबर है x और y, इनका जो सम होगा x प्लस वाई डिफरेंस होगा। अब ये कह रहा है कि इसको यदि 9 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई मिलेगा। इस तरीके से तो होगा इक्वेशन बना के सॉल्व करना। यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। एक संख्या 20 हमें पता है, तो दूसरा पूछा जा रहा है एक संख्या 20, अब हम दूसरा माने 24, हम इसको मानते हैं कि यही है मेरा दूसरा संख्या। तो ये 44 9 गुना होगा क्या किसी संख्या का? 44 9 गुना नहीं हो सकता। देखिए यहाँ अब ये 5 का 9 गुना है 45, मतलब ये हुआ कि 45 उनका योग है, 5 अंतर है। ये 20 और 25 से भी संख्या है मेरा, 20 प्लस 25 बराबर 45, 25 माइनस 20 बराबर 5। अब ये अंतर का 9 गुना देख रहे हैं यहाँ, तो ये मेरा आंसर। इसमें कुछ भी नहीं करना था, केवल ये चेक करना था कि कौन से ऑप्शन में 20 जोड़े तो 9 से कट जाएगा, 20 जोड़े 9 से कट जाएगा। इतना ही सॉल्यूशन है इसका कि 24 में 20 जोड़ेंगे 9 से नहीं कटेगा, 25 में 20 जोड़ेंगे ये कट गया, 26 में अगर 20 जोड़े तो ये 46 नहीं कट रहा है, 28 में 20 जोड़े 48। एक ही ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है। अगर दूसरा ऑप्शन कटता तब हमें आगे चेक करना था। यदि इक्वेशन से बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। ये इक्वेशन है 9x माइनस 9y इक्वल टू एक्स प्लस वाई। x इधर आएगा तो हो जाएगा 8x, y इधर जाएगा तो 10y। अब x या y किसी में भी एक संख्या का वैल्यू पुट कर देना है। यदि 8 में हम वैल्यू पुट करते हैं 8 इंटू 20 इक्वल टू 10y, तो यहाँ देखिए ये आया 160 इक्वल टू 10y, y इक्वल टू 16। इक्वेशन बनाने से इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। हमारा जो नंबर आया 16 आया, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो हम इसमें यदि वैल्यू पुट करते हैं 8x बराबर 10y, ये इक्वेशन है। और यहाँ y को हम मानते हैं कि y मेरा 20 है, 20 इंटू 10 बराबर 8 इंटू 25, सॉरी ये तो वैल्यू आएगा मेरा 8x बराबर 200, x बराबर
200/8 इक्वल टू 25। अब इक्वेशन से बनाने में क्या होता है कि हम बिल्कुल सही बना रहे हैं इक्वेशन, लेकिन वो हमारा ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे, जबकि हम यदि इसको डायरेक्ट चेक किए तो यहाँ पे मिल गया। ये कह रहा है कि 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 228 है। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 228। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर। अब जहाँ भी सम संख्या का दिया रहे या विषम संख्या का, तो ये टोटल योगफल दिया हुआ है कितने संख्या का, तो 4 संख्या का। पहला काम तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आया 57। अब हमको ये देखना है कि हम 4 से डिवाइड किए थे, 4 नंबर था, तो 4 में हम यदि एक घटा के जोड़ना है, जितना टोटल नंबर है 4 था तो 4 - 1 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ये 60 जो हुआ ये आएगा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। और यदि इसमें हम 4 - 1 मतलब कि ये 3 ऐड किए तो सबसे बड़ा आया, और 3 माइनस करेंगे सबसे छोटा आएगा। और ये किसी को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर होता क्यों है, तो इसको हम इक्वेशन बना के देखते हैं कि आखिर इसका इक्वेशन किस तरीके का बनता है। तो हम मानेंगे तो पहला तो ये चीज़ है कि सम संख्या 2 के डिफरेंस पर आता है, हमको छोटा निकालना है कि माना कि सबसे छोटी संख्या बराबर x। लेकिन तो 4 नंबर है यहाँ, 4 क्रमिक, तो सबसे जब छोटा वाला x है तो उसके बाद वाला x + 2 होगा, इसके बाद वाला इसमें 2 और ज़्यादा होगा, x + 4 होगा, और इसके बाद वाला x + 6। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये चारों मेरा नंबर है। और जब इन दोनों का सम निकालते हैं तो ये टोटल सम दिया हुआ है कि सभी का जो योग है वो दिया हुआ है सर 228। x x x x 4 बार x है, 4x + 2 और 4 6 और 6 12 इक्वल टू 228। अब यहाँ यदि हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो x इक्वल टू 228, 12 इधर जाएगा माइनस में और 4 इधर आएगा। हम इसको जानबूझ के इस तरीके का लिखे हैं, हम डायरेक्ट इसको माइनस करके भी लिख सकते थे, लेकिन यदि आप देखिए यहाँ 4 से इसको डिवाइड किए तो 57 आया, इसको डिवाइड किए -3 आया। यही चीज़ तो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं कि जो टोटल नंबर है उसको 4 से डिवाइड कर दिए तो ये निकला। और इसमें से एक कम, ये वैल्यू हमेशा इसमें से एक कम आएगा। इसको आप ज़्यादा नंबर लेके भी प्रूव कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ और लिखते हैं, ये हमने लिया 54, 56, 58, 60। अभी का जो क्वेश्चन था उसका तो यही है, यही 4 नंबर के ऊपर ये सवाल था। इसमें हम 1 नंबर और बढ़ा देते हैं, 5 नंबर। अब हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 5 लगातार सम संख्याओं का योग, इसको यदि जोड़ें तो होता है 290। तो इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या, तो 290 5 संख्या का है तो 5 से डिवाइड किए आया 58। अब यदि पूछा जा रहा है सबसे छोटा, 5 से डिवाइड किए तो 5 में एक कम इसमें माइनस करेंगे तो सबसे छोटा नंबर देखिए यहाँ पे आपको 54 दिख रहा है। इक्वेशन से भी बनाएंगे तो भी यही कंडीशन आएगा। इक्वेशन से यहाँ बनाते तो 2 4 6 के बाद एक नंबर और बढ़ता, 2 4 + 6 + 8। ये जो x प्लस में जा रहा है तो ये जो सॉल्यूशन होता है इस तरीके से 5x प्लस ये, तो 5x 2 4 6 6 12 और 1 20, हम 5x + 20 बराबर 290 लिखते। जब x का वैल्यू फाइंड करना हो तो 290 - 20/5, ये 270/5 लिखे बराबर 54। या इसको यहाँ आप अलग अलग तोड़ के समझने का कोशिश करें तो इसको डिवाइड करेंगे तो 58, इसको करेंगे तो -4 इक्वल टू 54। ये बिल्कुल सिंपल 1 स्टेप में हमने इसी सॉल्यूशन को लाया कि जितना नंबर रहेगा उससे डिवाइड करेंगे और उससे एक कम करके जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या, एक कम करके घटाएंगे तो छोटी संख्या मिलेगी।
कह रहा है कि 13 का पावर x बराबर 17 का पावर y बराबर 221 का पावर z, तो निम्न में कौन सा सही है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। ये वैल्यू दिया हुआ है, अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा रिलेशन सही है। एक्स वाई बराबर जेड इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स जेड बराबर वाई इंटू एक्स प्लस जेड, एक्स बाई वाई बराबर जेड बाई एक्स, या इनमें से कोई नहीं। अब इसको सॉल्व करना हो तो देखिए बिल्कुल डिटेल में आपको सॉल्यूशन लिखते हैं, एक लाइन, समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इक्वल टू 17 का पावर वाई टू 21 का पावर जेड, और इसका वैल्यू यदि हम के मान लें इक्वल टू के, यहाँ ये चीज़ हम आपको समझने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में बनाएंगे तो आपको अपने दिमाग में ये एज्यूम करना होगा कि ये के बराबर है। इसका वैल्यू जब हम के मानते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि 13 टू दी पावर एक्स इक्वल टू के, 13 टू दी पावर एक्स इक्वल टू के, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 13 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई एक्स। 13 इक्वल टू ये पावर एक्स था, अब इसको इधर लेके आ गए तो 1 बाई एक्स हो गया। ठीक इसी तरीके से 17 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई वाई, और 221 इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई जेड। ये सॉल्यूशन हुआ। अब इसको यदि हम इस तरीके से लिखें 13 इज टू 17, ये 221 होता है। अब इसका वैल्यू हम पुट कर रहे हैं के टू दी पावर 1 बाई एक्स इंटू के टू दी पावर 1 बाई वाई इक्वल टू के टू दी पावर 1 बाई जेड, या इसका मतलब ये होगा कि के टू दी पावर 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई बराबर के टू दी पावर 1 बाई जेड। मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ, इतना लंबा आपको सॉल्व नहीं करना होगा एग्जाम में, यहाँ समझने के लिए लिख रहे हैं। अब कि यहाँ पर आया 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड। जब इसका हम एलसीएम लेके ऐसे एक्स वाई आया एलसीएम, एक्स एक्स कटेगा, यहाँ बचेगा वाई, यहाँ बचेगा प्लस एक्स इक्वल टू 1 बाई जेड। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई वाई बराबर जेड इंटू वाई प्लस एक्स, इधर से एक्स वाई इक्वल टू जेड इंटू वाई प्लस एक्स, एक्स वाई बराबर जेड इंटू ये वाई प्लस एक्स है, एक्स प्लस वाई, ये सही है दूसरा। अब इसको एग्जाम में जब आपको सॉल्व करना हो तो डायरेक्ट आपको ये देखना होगा कि 13 इंटू 17 ये 221 है, 13 गुने 17 221 है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई एक्स, जब यदि हम सबको के मानते हैं इक्वल टू के, जो लिखना नहीं है, यदि हम के मान लिए तो 13 बराबर के का पावर 1 बाई एक्स बराबर 17 का पावर 1 बाई वाई, इस तरीके 17 बराबर के का पावर 1 बाई वाई। और एग्जाम में हमको केवल इतना ही लिखना है 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 1 बाई जेड। इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, एक्स वाई नीचे ऊपर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 बाई जेड, और इसी से हमें दिख जाता है कि एक्स वाई एक्स प्लस वाई। यदि संख्या 763x92x2 एक नंबर है जो 3 और 4 दोनों से विभाजित हो रहा है, इसमें 3 से भी भाग लग रहा है और 4 से भी, तो x का अधिकतम मान क्या होगा। x का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब 3 से भी कट रहा है और 4 से भी, 3 और 4 दो नंबर, तो 4 से कटने का कंडीशन ये है कि लास्ट टू डिजिट अंतिम 2 अंक हो वो 4 से डिवाइड होना चाहिए। किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट वो 4 से डिवाइड होगा, तभी पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। एग्जांपल के लिए इसे हम देखें कि 124,
अब इसमें जो 24 है ये 4 से डिवाइड हो रहा है, तो हम आगे कुछ भी नंबर लिखें तो वो 4 से कटेगा। 3 से कटने के लिए जितना नंबर है सबको जोड़ना है, डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि ये नंबर है तो इसका जो डिजिट सम हो वो 3 का मल्टीपल हो, अंकों का योग इस तरीके से आए, 3, 6, 9, 12, 15 जो भी हो। ये इसके लिए बेसिक। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है देखते हैं। हमारा ऑप्शन है 7, 8, 9, 5। यदि हम देखें तो 7 से 72 बनेगा, 8 से 82 बनेगा, 9 से 92 बनेगा, 5 से 52 बनेगा। यदि यहाँ पर हम 5 रखें x के जगह पर तो ये 52 ये 4 से कट रहा है तो 5 हो सकता है, 92 भी हो सकता है, लेकिन 82 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमारा एक ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब हम 3 का चेक करते हैं कि 3 से डिवाइड होने के लिए, तो देखिए जब हम काउंट करेंगे तो 6 और 3 एक पेयर हो गया 9 का, 9 का हटा देना है, यहाँ पर 9 है और 7 और 2 9 ये भी कैंसिल हो गया। अब बचा मेरे पास क्या, 2x प्लस 2। यदि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा तभी ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। यदि यहाँ x का वैल्यू हम 7 रखें तो 2x इक्वल टू 7, 7, 14 और 2, 16 जो 3 से डिवाइड नहीं होता है। 9 रखने पर 18 प्लस 2 ये डिवाइड नहीं होता है, 20 हो जाता है। 5 रखने पर 52, सॉरी 5 और 5 10, 2 बार x है तो 10 प्लस 2 12 होता है। तो ये जो आंसर होगा ये 5 होगा, अधिकतम वैल्यू 5 है। इसको आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से, 7, 6, 3, 5, 9, 2, 5, 2 ये मेरा नंबर बनेगा। अब ये 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 52 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये टोटल डिवाइड होगा। अब 3 से डिवाइड होने के लिए या तो हम 9 का पेयर में हटा दें, 6 और 3 9, ये पेयर कैंसिल, ये 9 कैंसिल, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर ये 2 है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5, 5 10 और 2 12, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। या यदि हम 9 को नहीं हटाते हैं, पूरा नंबर का सम लेते हैं तो भी इसी तरीके का आएगा, 7, 6, 13, 16, 5, 21, 30, 32 और 7, 39, ये जो टोटल आया ये 39 आया। हम यहाँ से 3 पेयर 9 का रिमूव किए थे, इसको भी जोड़ देंगे। 9 काउंट करें या नहीं काउंट करें, डिजिट सम में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, रिजल्ट में हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो है कि किसी संख्या में 7 से गुना करके प्राप्त संख्या में 35 जोड़कर योगफल में 7 से भाग देकर मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। जो भी नंबर है, मेरा x एक नंबर है, इसको 7 से गुना किए तो ये हो गया 7x। अब इससे जो नंबर मिला 7 से गुना करके 7x मिला, अब इसमें हम 35 जोड़ देने के बाद फिर 7 से डिवाइड करते हैं और मूल संख्या को घटा देते हैं। इस तरीके से देखिए मेरा इक्वेशन बना। अब इसका सॉल्यूशन पूछा जा रहा है कि ये होगा क्या। तो इसको यदि आप सॉल्व करें तो x प्लस 5 माइनस x इक्वल टू 1, x कैंसिल इक्वल टू 5। अब यही चीज़ आप यहाँ 35 में 7 से डिवाइड करके भी निकाल सकते थे कि रिमाइंडर 5 बचेगा। 35 मेरा नंबर है, 7 से गुना किए और 7 से ही भाग दिए तो रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम नंबर से। यही कॉन्सेप्ट है, 7 से गुना किए 7 से भाग दिए तो जो नंबर था वो तो सेम ही रहेगा और उसी नंबर को घटाया भी जा रहा है, तो वहाँ से तो रिजल्ट 0 हो गया। रिजल्ट में जो चेंज आएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो यही बचेगा। 35 जोड़े थे, अब 35 में 7 से डिवाइड किए हैं तो 5 बचा, वही 5 रिमाइंडर। किसी संख्या के दोगुने में 5 जोड़ने पर 21 प्राप्त होता है, उस संख्या का आधा क्या है। कोई नंबर है, इसको दोगुना किए, इसमें 5 जोड़े, x नंबर है, इसको दोगुना करके 5 जोड़े तो मिला 21,
तो नंबर क्या होगा 2x बराबर 16x बराबर 8। यहाँ तक तो बना के और 8 में टिक मार देंगे, हो जाएगा। गलती यहाँ पूछा जा रहा है उस संख्या का आधा क्या है। 8 मेरा नंबर है, उस संख्या का आधा क्या है, तो 4 इसका आंसर होगा। इसमें डायरेक्ट सीधा ये सब टाइम पास का चीज़ है, ये सब कहीं लिखना नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन बिना लिखे सॉल्व होना चाहिए कि क्या आ रहा है 21 आ रहा है, 21 में 5 माइनस किए 16 का आधा 8 मेरा नंबर है, 8 दूनी 16 5 21 आ रहा है। 8 का आधा पूछा जा रहा है 4। कि दो संख्याओं का योग 20 एवं अंतर 14 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। 20 और 14, योग 20 और अंतर 14, ये दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस, और 6 का आधा हुआ 3। एक नंबर मेरा 3 है और योगफल 20 है, तो 3 गुणे 17 51 आंसर। अब ये कैसे हुआ, तो इसको इस तरीके समझिए, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b, और उनको a प्लस b दिया हुआ है 20, और अंतर a माइनस b दिया हुआ है 14। तो यदि हम इस दोनों को सॉल्व करें, b कैंसिल, 2a बराबर 34, a बराबर 17। यहाँ हम प्लस करेंगे तो प्लस माइनस कर जाएगा, और यही चीज़ यहाँ हमने क्या किया, इसको माइनस किया। माइनस करने से क्या होता, तो माइनस जब हम करते तो यहाँ प्लस भी था, यहाँ माइनस भी था। यदि हम इस इक्वेशन को घटाते, इसको रहने देते, यहाँ पे आप देखिए a प्लस बी इक्वल टू 20, a माइनस बी इक्वल टू 14। यदि हम इसको माइनस करते तो ये वाला वैल्यू प्लस हो जाता, तो ये माइनस माइनस यहाँ a कटता, 2b बराबर 6, तो b बराबर 3। एक नंबर मेरा 3 है तो दूसरा 17 होगा, 17 और 3 20। ये चीज़ तो मैं यहाँ की, ये दोनों का डिफरेंस चेक किए तो 6 आया। 6 को 2 से डिवाइड किए, और क्यों किए वो यहाँ पे लिखा है आपको कि 2b का वैल्यू 6 आ रहा है। क्योंकि किसी संख्या का 40% जब 36 में जोड़ा जाता है तो वो संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करें, देखिए 40% है, इसको हम जोड़ रहे हैं 36 में, तो नंबर खुद से आ जा रहा है। अब इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि एक तरफ है 40%, एक तरफ 36, तो दूसरी तरफ वैल्यू हम क्या रखें। तो संख्या स्वयं आ जा रहा है, मतलब कि ये बात है स्वयं आ जा रहा है, मतलब वो संख्या 100% होगा, खुद का स्वयं आ रहा है, या उस संख्या का 100% यहाँ आ रहा है। अब इसी चीज़ को यदि देखें तो 36 इक्वल टू 100% माइनस 40%, ये 60%, 60% इक्वल टू 36, तो संख्या क्या होगा 10% बराबर 6, तो 100% इक्वल टू 60। अब देखिए इस चीज़ को हम बिना लिखे कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 40% जब 36 में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं आती है। तो भैया 40% हम जोड़ेंगे 60% में, तभी तो वो संख्या आएगा। 60% नहीं जोड़ के हम 36 जोड़ रहे हैं। 60% इक्वल टू 36, तो 10% 6, 100% 60 आंसर। कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, उसने 133 अंक लाए और 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे, कितने नंबर का परीक्षा हुआ था, ये पूछा जा रहा है। 40% था पास मार्क्स, लेकिन ये लाया 133, और फेल कितना से हुआ, तो 67 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि ये 67 नंबर और ले आता तो पास हो जाता, जो पासिंग मार्क्स के बराबर होता, 40% के बराबर ये होता। यही तो सॉल्व हो गया। 40% इक्वल टू 200,
तो 10% 20, 100%, 10% is equal to 50, 100% is equal to 500, 40% is equal to 200, तो 100% is equal to 200 into 100 by 40। जब इसको सॉल्व किए 100% बराबर 500, ये 500 मार्क्स था। इसको भी बिना पेन का सॉल्व कर सकते हैं कि 40% कितना है, 40% बराबर 200। 40% को यदि आप इस तरीके से भी रिमेम्बर किए हुए हैं कि 2/5 बराबर 200, या यदि 2/5 आप रिमेम्बर नहीं भी किए हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10% बराबर 4 से डिवाइड किए इसको तो 10 हुआ। अब 200 को 4 से डिवाइड किए हो गया 50, 10% 50, तो 100% में एक और 0, 500। ये कहता है कि आयकर जब रुपया में 7 पैसा था तो एक आदमी जितना आयकर देता था वर्तमान में उससे 288 रुपया अधिक दे रहा है। 288 रुपया अभी इनकम टैक्स अधिक दे रहा है, आयकर अधिक दे रहा है। यदि वर्तमान में आयकर रुपया में 9 पैसा है तो उसकी आमदनी क्या है, इनकम पूछा जा रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम यह है कि ये दिया हुआ है रुपया में 7 पैसा, तो रुपया मतलब होता है 100 पैसा, 100 पैसा में दे रहा है 7 पैसा, पहले देता था, मतलब इसको हम कह सकते हैं 7%। अभी जो है 100 पैसा में दे रहा है 9 पैसा, मतलब अभी जो है 9%। तो आयकर में ये 2% बढ़ा, तो यहाँ ये बढ़ा 288, ये तो इसी का वैल्यू है। 2% बढ़ने पर 288 बढ़ा, मतलब 2% बराबर 288। 1% 288/2 होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे 144। पूछा जा रहा है आमदनी मतलब 100%, तो 100% बराबर इसके ऊपर 2 0, 14,400 ये आंसर। इसको एक बार फिर से समझते हैं कि ये रेट दिया हुआ है रुपया में 7 पैसा। रुपया का मतलब होता है 100 पैसा, 100 पैसा में 7 पैसा दे रहे हैं, इसी को हम कह सकते हैं 7%। 100 में 7 मतलब 7%। परसेंटेज का कंपैरिजन हमेशा 100 से होता है, 100 में 10%। तो यहाँ वही चीज़ दिया हुआ है कि 100 में 7 पैसा, पहले ये 7% इनकम टैक्स देता था, अभी 9% दे रहा है, तो इससे उसका इनकम टैक्स जो है, आयकर जो है 288 रुपया बढ़ गया। तो 288 रुपया 2% को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2% का वैल्यू 288 है, तो 100% का वैल्यू 14,400। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में इकाई अंक दहाई अंक से 5 अधिक है। यदि संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या का मूल संख्या से अंतर मूल संख्या तथा संख्या के अंकों का योग एपी में है, तो संख्या क्या है? ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ 3 कंडीशन, यहाँ जो कंडीशन दिया हुआ है, पहला कंडीशन कि इकाई अंक दहाई अंक से 5 अधिक है। यदि हम ऑप्शन में देखें तो इकाई अंक दहाई से 5 अधिक यहाँ भी है, 3 से 5 अधिक 8 है, 4 से 5 अधिक 9, 1 से 5 अधिक 6। चारों ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का क्रम बदल दिया जाए, अंकों का क्रम बदल देते, ये 72, 83, 94, ये 61, तो प्राप्त संख्या का मूल संख्या से अंतर, अब ये जो डिफरेंस होगा दोनों का, प्राप्त ये नंबर और ये नंबर, इसका जो डिफरेंस है 45, मूल संख्या मेरा ये 27 और संख्या के अंकों का योग, तो इसका जो संख्या के अंकों का योग है 279 हुआ, ये संख्या का अंतर हुआ, ये मूल संख्या हुआ और अंकों का योग ये हुआ। ये तीनों एपी में है, तो संख्या क्या है? अब यहाँ देखिए, ये तीनों एपी में है,
यहाँ पर ये 18 बढ़ा, 9 + 18, यहाँ भी 18, ये AP में है। ये मेरा कंडीशन, तीनों कंडीशन जो दिया हुआ कंडीशन है सबको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरा आंसर। अब अगला ऑप्शन चेक करने के बाद हम देखते हैं कि इस तरीके का रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पर जो आएगा 45 आएगा, डिफरेंस दोनों का। मूल संख्या 38 है, और इसका यदि देखें तो ये कहीं से भी AP में नहीं है। डिफरेंस मूल संख्या और अंकों का योग 11 AP में नहीं है। यहाँ यदि देखेंगे तो 45 आएगा, डिफरेंस दोनों का। मूल संख्या मेरा 49 है और अंकों का योग ये। यहाँ पर भी ये तीनों AP में नहीं है। और इसमें यदि देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस है 45, मूल संख्या मेरा 16, और ये भी AP में नहीं है। अब यहाँ आपको ये चीज़ समझना जरूरी है कि AP किसको बोलते हैं, जहाँ पर दो से अधिक नंबर सीरीज, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। AP का फुल फॉर्म। कभी भी कोई भी नंबर सीरीज में हो, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर जो डिफरेंस है हर एक जगह पर 1 बढ़ रहा है, तो ये AP में है। 2 4 6 8 AP में है। डिफरेंस दो नंबर के बीच में इक्वल डिफरेंस होना चाहिए, तो उसको AP में बोलते हैं। तो ये पहला आंसर मेरा। प्रश्न है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल आसान सवाल। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 30 है। 30 को 3 से यदि डिवाइड किए तो आया 10। ये 10 इसका एवरेज भी है और एक तरीके से बिल्कुल बीच वाला संख्या है। 3 में एक इधर होगा एक इधर होगा। अब क्रमागत है तो 10 के बाद 11 और ये इस तरीके से 9। लेकिन यही यदि नंबर हमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ रहे, कि मान लीजिए हमें दे दे 13 संख्या है, कि 13 संख्या का ये योग है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। वहाँ फिर पूरे इधर भी हमें बीच वाला मिल जाएगा कि कितना है। अब यहाँ देखिए हमने लिखा कि 13 क्रमागत संख्याओं का योग। ये एक्चुअली हमने नंबर भी लिख दिए हैं कि ये जितने सारे नंबर हैं इनका जो सम है ये 130। अब यहाँ से यदि क्वेश्चन हमें दे दे कि 13 क्रमागत संख्याओं का योग 130 है, तो इसमें पूछ सकता है छोटी संख्या क्या है बड़ी संख्या क्या है। इसको जोड़ के देख सकते हैं 130 आएगा। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन बनाया कि 13 क्रमागत संख्याओं का योग 130 है, तो अब इसमें बताना है कि बड़ी संख्या क्या होगी और छोटी संख्या क्या होगी। तो जब हम 13 नंबर का पता है, तो ये तो हमें पता चला कि ये 10 बिल्कुल सेंटर में होगा। अब 10 से इधर 6 जाएगा, 6 इधर जाएगा, तो हम यहाँ इसको इस तरीके से 16 भी लिख सकते हैं +6 करके, और इधर -6 करके 4 भी लिख सकते हैं। या यदि हम इस पैटर्न को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका फार्मूला क्या होगा, हम आखिर वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। -13 किए। अब इसके बाद जो हमें नंबर माइनस करना है इसमें या प्लस करना है वो क्या होगा, तो 13 में एक कम, 13 में हम एक कम करेंगे। 13 में एक कम किए तो बचा 12, और इसका आधा, 12 का आधा। हमने पिछले क्वेश्चन में सम संख्या का पैटर्न देखा था कि यदि 4 क्रमागत सम संख्या का योग कुछ भी दिया हुआ है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 228, तो इसका हम बड़ा निकाले थे तो क्या किए थे 57 +3 किए थे, 4 में एक कम। लेकिन ये सम संख्या था और यहाँ है क्रमागत संख्या। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। क्रमागत मतलब ये सम विषम नहीं है, लगातार नंबर है। तो इसमें जो एक कम करेंगे और उसका आधा करेंगे, तो 10 में ये -6 किए तो 4 निकला, और यदि इसको हम प्लस करते तो ये 16 निकलता। ये सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी संख्या। इस क्वेश्चन में भी यदि हम चाहें तो 30 दिया हुआ है 3 क्रमागत संख्याओं का 10। अब 3 में एक घटाएंगे तो बचा 2, और 2 का आधा। एक अगर जोड़ेंगे तो बड़ी संख्या,
और एक यदि घटाएंगे तो ये छोटी संख्या। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। धन्यवाद।